हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो हमने जहाँ पर ख़त्म किया था टॉपिक, जो कि था आपका सोलर रेडिएशन। ओके, ये जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, उनके अंतर्गत आते हैं। तो ये हम देख रहे थे। तो नाउ नेक्स्ट वन इज़ द विंड वेलोसिटी। सो विंड वेलोसिटी जो है, ये जो है बेसिकली फंक्शन ऑफ द विंड इज़ टू कैरी मॉइस्चर, यानी प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन क्या है कि पानी जो है वो जिस भी रूप में आपका वातावरण यानी एटमॉस्फेयर से जो नीचे सॉइल सरफेस पे आता है, लाइक आपका हमने देखा था स्नो है और हेल है, ठीक है, रेनफॉल है, ये है प्रेसिपिटेशन। ओके, तो जो विंड है उसका मेनली काम होता है कि विंड जो है वो क्या अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है, जो कि है प्रेसिपिटेशन एंड हीट, मतलब गर्मी भी लाएगा और जो नॉर्मल ठंडी भी है, यानी जब रेनफॉल होता है तो हमको कोल्ड महसूस होता है, तो मॉइस्चर भी कैरी करेगा। तो ये बेसिक उनका किसका विंड का फंक्शन होता है। So the moving wind not only supply the moisture and heat, they also supply fresh carbon dioxide for the photosynthesis. तो हमको तो विंड से लाइक मॉइस्चर एंड हीट मिल रहा है, बट इन केस ऑफ प्लांट फ्रेश जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो ये विंड है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है वो भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो पाता है। सो थर्ड इज़ द विंड मोमेंट फॉर 4 to 6 किलोमीटर पर आवर इज़ सुटेबल फॉर मोर क्रॉप्स, यानी मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए सुटेबल बोलने का यहाँ पर ये मतलब है कि एक रेंज होता है, इससे ज़्यादा अगर विंड वेलोसिटी, विंड की गति अगर यानी हवा इससे ज़्यादा तेज़ गति से चलेगा, यानी पर घंटे में 4 से 6 किलोमीटर इसका जो है एक रेंज होता है जो कि सुटेबल है, और इससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने से क्या होगा, लॉजिंग होने लगेगी। लॉगिंग अलग होता है, मैं यहाँ पर लॉजिंग बोल रही हूँ, LODGING। ओके, तो लॉजिंग होने लगेगी। लॉजिंग होने के कारण प्लांट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो ग्रेन का फॉर्मेशन है, और ग्रेन मतलब बहुत सारी जो इल्ड के हिसाब से अगर बात की जाए, इल्ड लेवल पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। सो यहाँ पर ये पॉइंट है। Now, when wind speed is enormous, then there is a mechanical damage of the crop. That is the remove the leaves and twigs and damage crop like banana and sugar. मैंने यही आपको जो बोला सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर विंड की स्पीड जो है यानी हवा बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से अगर फ्लो होगा यानी बहेगा, तो उससे क्या होगा, जो भी मैकेनिकल डैमेज यानी किस तरह का, जैसे कि ऐसे क्रॉप्स जो हैं लाइक बनाना एंड शुगर केन, जिसमें कि लीव्स की इम्पॉर्टेंस होती है, और शुगर केन जिसमें कि क्या होता है कि लॉजिंग होने से सारे एक साथ क्या होंगे, धरती पे गिर जाएंगे, जिससे कि उसका जो मेन कमर्शियल प्रोडक्ट है, बोल सकते हैं कमर्शियल पार्ट है, वो डैमेज हो जाएगा। जैसे ट्विग्स है, लीव्स हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं ये डैमेज हो जाएंगी, जो कि हमारे लिए और हमारे क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसलिए एक रेंज जो कि 4 to 6 किलोमीटर पर आवर से ये रेंज सूटेबल है। एग्ज़ाम में ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सो अगर तेज़ हवाएँ चलेंगी या विंड डिस्पर्जल से क्या होता है, मतलब हवाओं के थ्रू यानी एयर के थ्रू पॉलन भी एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट मूवमेंट करते हैं, और सीड भी जो रहते हैं, छोटे जो सीड रहते हैं उनका भी मूवमेंट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और बहुत सारे क्रॉप में नेसेसरी भी होता है, क्योंकि कुछ जो क्रॉप रहते हैं वो एयर के थ्रू क्या होते हैं, उनमें पॉलन जो होता है उनका मूवमेंट होता है, यानी वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो समटाइम एयर के द्वारा उनका पॉलिनेशन होता है। नाउ तेज़ हवाएं चलेंगी तो लॉजिंग के साथ साथ सॉइल इरोजन भी होगा, जो एक बहुत बड़ा कारण होता है जब हम सॉइल इरोजन पढ़ते हैं तो। एंड इट हेल्प्स इन अ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स टू द फार्मर्स
यानी प्रोड्यूसेस और प्रोडक्ट्स लाइक कभी कभी जैसे एयर का यूज़ करके हम आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट जो भी प्रोसेस रहते हैं उनमें एयर का यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए और थ्रेसिंग के लिए, ये सारे प्रोसेसेस के लिए। नाउ इंक्रीज एवोपोरेशन एंड स्प्रेड ऑफ द पेस्ट एंड डिसीज। ऑब्वियसली बात है, तेज़ हवाएं चलती हैं, मॉइस्चर लेके चलता है क्योंकि विंड वेलोसिटी अभी हमने देखा है जो कि है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। बहुत अधिक मॉइस्चर लेगा तो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वातावरण की वो बढ़ जाएगा और पेस्ट और जो डिसीज़ है उसका भी इंसिडेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है। नाउ सिक्स पॉइंट है एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन अ प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर मेंशन हुआ है कौन कौन सी गैसें कितने कितने परसेंटेज में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। CO2 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए क्योंकि उसके एब्सेंस में प्लांट जो है वो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना फूड मटेरियल बनाते हैं और अगर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस नहीं होगा, मतलब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाएगी। तो प्लांट जो है बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है उससे लेते हैं। कहाँ से आता है ये? लीफ थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है जो कि प्रेजेंस होता है लीफ में, वहाँ से ये जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गेन करते हैं। CO2 जो है अब प्लांट ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, बट कोई भी चीज़ आ रही है अगर एटमॉस्फेयर से तो उसका रिटर्न जाना एटमॉस्फेयर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे गैसों का जो गैसेस है उनका बैलेंस बना रहता है। तो जो CO2 है वो आया, प्लांट ने उसको यूज़ किया फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब उसका हमारा एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है तो वो रिटर्न किस फॉर्म में जा रहा है, तो ह्यूमन के केसेस में हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट करते हैं एंड O2 अपटेक करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको हम सबको पता है। तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के फॉर्म में जा रहा है एटमॉस्फेयर में रिटर्न, और ऑर्गेनिक जो मटेरियल रहते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है और एटमॉस्फेयर में जो है वो जाता है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनके थ्रू वो रिटर्न हो जाते हैं। और ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेस्पिरेशन, लाइक बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि जब तक प्लांट O2 रिलीज़ नहीं करेंगे हम O2 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाइल इट इज़ रिलीज बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये नाउ नाइट्रोजन जो है ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट न्यूट्रिएंट के फॉर्म में क्योंकि दिस इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट एज अ we all know NPK, nitrogen, phosphorus and potash is the major nutrients. So atmospheric जो nitrogen है is fixed in the soil by the lightning, rainfall and nitrogen fixing जो microbes and that is the rhizobium bacteria and that is symbiotic bacteria and some other kind of bacteria in the pulses or leguminous crop and available to plants available to plants। यानी कि जो प्लांट्स में नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के फॉर्म में मेजर रोल प्ले करता है अगर देखा जाए तो। और ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो प्लांट कैसे फिक्स करके यूज़ करते हैं, या तो जो आपके पल्सेस क्रॉप के जो नोड्यूल्स रहते हैं रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है वो फिक्स करता है ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको। अदरवाइज लाइटनिंग, रेनफॉल, इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो है फिक्स होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्लांट्स को अवेलेबल हो पाते हैं। अदरवाइज प्लांट डायरेक्टली जो नाइट्रोजन प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में उसका यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक। तो दिस इज़ नाउ सर्टेन गैसेज लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, हम सर्टेन गैसेज है जैसे कि SO2, CO, CH4, HF दे रिलीज टू एटमॉस्फेयर, दे आर टॉक्सिक टू द प्लांट। और आपको पूछा जाएगा राइस के फील्ड में कौन सी गैस जो इमिट होती है, दैट इज़ द CH4 विच इज़ नोन एज द मेथेन, ओके। और SO2 इज़ कॉज फॉर लाइक एसिडिक जो रेन होता है, ठीक है, वो अम्ल वर्षा बोलते हैं जिसको, वो SO2 के कारण होता है। और CH4 इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका अम्ल वर्षा जो है उसके लिए। तो ये जो है प्लांट के किस के हिसाब से ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट है एडिफिक फैक्टर जो कि है एडिफिक यानी सॉइल, आप समझिएगा इस चीज़ को। प्लांट जो है ग्रो करता है कम्प्लीटली सॉइल में, लैंड में, ठीक है,
क्योंकि बिना मतलब अभी तो हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स ये सारी टेक्निक्स आ गई हैं, बट बेसिकली मीडिया अगर देखा जाए, बेस्ट मीडिया इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए तो सॉइल है। तो सॉइल पे कम्प्लीटली डिपेंड है अपने ग्रो करने के लिए। जिस तरह हम फूड पे डिपेंड रहते हैं उस तरह सॉइल भी जो रहता है, प्लांट जो है वो सॉइल पे डिपेंड रहता है। सो द सॉइल फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर अफेक्ट करते हैं, सॉइल एयर, सॉइल टेम्परेचर, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिज्म एंड रिएक्शंस। पहला पॉइंट है सॉइल मॉइस्चर। वाटर जो है, वाटर इज़ अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्रोइंग प्लांट विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि वाटर जो है ग्रोइंग प्लांट्स में इसलिए बोला जा रहा है, हमारे ह्यूमन के केस में भी हमारा बॉडी वाटर मतलब हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द पार्ट में वाटर है, और वाटर प्लांट के केस में भी जो है, जो वेस्कुलर सेप रहते हैं वहाँ पर जो वाटर है वो रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो भी ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनमें एक प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट रहता है वाटर। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है सॉइल से, यानी वो वाटर पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है। क्योंकि हमने सीड लगाया तो वो सीड जर्मिनेट हो रहा है और उनमें मेजर वाटर जो कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट वो वाटर आया कहाँ से, तो वो वाटर प्लांट ने कहाँ से अपटेक किया, फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको पता है कि H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, इसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तीनों में से कोई एक भी एब्सेंस रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। सो द मॉइस्चर रेंज बिटवीन फिल्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज़ अवेलेबल टू द प्लांट्स। मॉइस्चर जो होता है किसके बीच का, फिल्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके बीच का जो मॉइस्चर रहता है वो प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। और ये जो अवेलेबल मॉइस्चर रहता है ये क्या होता है, क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, यानी क्ले सॉइल में मॉइस्चर जो है ज़्यादा होता है, अगर सिंपल वे में आप समझना चाहेंगे, एज़ कम्पेयर टू द सैंडी सॉइल। क्योंकि सैंडी सॉइल में पोर्स जो रहते हैं वो बारीक नहीं रहते, बट इन केस ऑफ क्ले सॉइल बहुत बारीक पोर्स रहते हैं, जिससे कि वाटर पोर्स में फुलफिल होके रहता है, जिससे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। नाउ सॉइल वाटर हेल्प इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सॉइल including the mineralization process also, and it influences the soil environment. Example like it moderate the soil temperature from the extreme. ठीक, now nutrient availability and mobility increase with increase in the soil moisture content. मैंने जब अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट किस तरह से हुआ ये वीडियो जब बनाया है तो मैंने बताया है ये पॉइंट, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी यानी मतलब प्लांट को मिल पा रहा है जो न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल है सॉइल में, बेसिकली इसके मतलब जो इस क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ सेकेंड है सॉइल एयर। सो सॉइल एयर, ऑब्वियस सी बात है, जब एरेशन अच्छा सा रहेगा सॉइल में तो रूट्स का भी अच्छा ग्रो हो पाएगा और वाटर जो है रूट के थ्रू सही रूप से एब्जॉर्ब हो पाएगा। सो एरेशन ऑफ द सॉइल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट्स। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो क्या होगा, जो जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ द सीड जो है वो रुक जाएगा। सो O2 जो है साथ ही साथ रूट के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी, और जो सॉइल में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल होता है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो सॉइल एयर इट इज़ एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन द इनसॉल्युबल मिनरल टू द सॉल्युबल सॉल्ट। यानी बहुत सारे ऐसे जो मिनरल है जो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंस है इन सॉइल, यानी वो विदाउट वाटर, यानी पानी जब अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो इनसॉल्युबल रहेंगे या वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वो किसी चीज़ में जब तक घुलेंगे नहीं तो वो प्लांट जो है वो उसको अपटेक नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जब वाटर अवेलेबल है तो ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल हो जाएंगे और प्लांट्स को मिल पाएंगे। तो फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल
तो इसलिए भी पोटैटो, टोबैको, कॉटन, लिंसीड, टी एंड लेग्यूम्स दे नीड हायर ऑक्सीजन इन सॉइल एयर। ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन कौन से क्रॉप को सॉइल एयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट यानी ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है सॉइल एयर में। नाउ राइस को लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है। दे कैन टॉलरेंट वाटर लॉक कंडीशन, यानी जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी भरा है उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। बहुत ज़्यादा जब पानी रहता है, देखा है आपने राइस के केस में वाटर लॉक कंडीशन मोस्ट ऑफ द फील्ड में रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन जो रहता है वो एब्सेंस रहता है, मतलब कम अमाउंट में रहता है। बट राइस को इतने हाई मतलब सॉइल एयर में इतना हाई लेवल पे O2 की नीड नहीं रहती, क्योंकि वो लो लेवल ऑफ O2 में भी ग्रो कर लेता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन से क्रॉप को ज़्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होती है सॉइल एयर में और कौन से क्रॉप को कम O2 की रिक्वायरमेंट होती है। और राइस के फील्ड से जो मेथेन गैस है उसका भी इमिशन होता है, इसलिए एक गंदी सी स्मेल आती है बिकॉज ऑफ दिस गैस। Now third one is the soil temperature. It affect the physical and chemical process going on in the soil. Soil temperature physical and जो chemical process है, क्योंकि temperature बहुत ही important रोल प्ले करता है यहाँ पर। जब टेम्परेचर जो रहता है ये क्या करता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सॉइल सरफेस से प्लांट में थ्रू द रूट और अदर जो मैकेनिज्म हैं, तो वो जो रेट है उसकी दर को भी ये प्रभावित कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है सॉइल टेम्परेचर। मे बी हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस इनहिबिट हो सकता है या स्लो डाउन हो सकता है, इसकी रेट स्लो हो सकती है। और जर्मिनेशन जो है सीड का वो एक राइट टेम्परेचर में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑप्टिमम रेंजेस रहता है मैक्सिमम मिनिमम के बीच का, ठीक है, उस पर सही और बेटर ग्रोथ होता है। तो सीड का ग्रोथ यानी सीड का जो जर्मिनेशन है वो अगर हाई टेम्परेचर है तो पूरा तरीके से रुक जाएगा, और अगर लोअर टेम्परेचर है तो चिलिंग इंजरीज कॉज होगी। तो ग्रोथ रेट जो है लाइक अंडरग्राउंड जो पोर्शंस ऑफ द क्रॉप लाइक टैपियोका, स्वीट पोटैटो, यानी ऐसे क्रॉप जिनमें जो अंडरग्राउंड पोर्शन रहता है जो कि हमारे लिए एडिबल पोर्शन रहता है, जिसका ठीक है ऐसे लाइक पोटैटो है आपका, जो भी ट्यूबर क्रॉप्स हैं और आपका स्वीट पोटैटो है, इन सारी चीज़ों में अगर टेम्परेचर जो रिक्वायर है वो नहीं रहेगा तो ट्यूबर फॉर्मेशन अफेक्ट होगा। पोटैटो का वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने रेंज भी बताया है, देख सकते हैं आप। सॉइल टेम्परेचर कंट्रोल द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमंस भी ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक रेंज रहता है जिस रेंज के बीच में उनकी जो एक्टिविटी है वो बेस्ट रहती है, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करा पाते हैं प्लांट्स को। और कोल्ड सॉइल्स जो रहते हैं दे आर नॉट कंडक्टिव फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। तो कोल्ड सॉइल जो रहते हैं वो रैपिड ग्रोथ, यानी मैंने जो आपको बताया कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो सॉइल जो है उसका जो हीट लेवल है वो कम हो जाएगा और वहाँ पर चिलिंग इंजरी कॉज होगा, जो कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं होता बिल्कुल भी। वो बहुत ही ग्रोथ जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी, और हमको इतने स्लो लेवल पे अगर हम खेती करेंगे तो हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नो फोर्थ है सॉइल मिनरल मैटर। The mineral content of the soil is derived from the weathering of the rock and mineral as particle of the different sizes. जो रॉक है उनका जब टूटना होता है, यानी जो वेदरिंग प्रोसेस होता है रॉक्स एंड जो मिनरल्स का, उससे क्या होता है जो सॉइल में मिनरल कंटेन है वो मिल पाता है। जब तक रॉक की वेदरिंग नहीं होगी तो सॉइल में मिनरल अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और ये जो मिनरल्स हैं ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं, या डिफरेंट पार्टिकल्स जो इनका साइजेस रहता है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट होता है। तो दिस आर दोज सोर्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, आयरन और आपका पोटेशियम, इसके अलावा ETC, ठीक। नाउ फिफ्थ है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जब तक रहता है सॉइल में तो जो प्लांट का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इट सप्लाई ऑल द मेजर एंड माइनर एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। ऑर्गेनिक मैटर जो है मेजर न्यूट्रिएंट NPK लाइक माइनर न्यूट्रिएंट, और इसके अलावा जो भी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं।
तो इसलिए बोला जाता है कि ग्रीन मैन्योरिंग डालिए, FYM डालिए और अदर जो भी हैं क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं, ठीक है, कंपोस्ट है, ये बोला जाता है कि ऐड करना चाहिए सॉइल में। साथ ही साथ ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, पोरोसिटी को बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, मॉइस्चर अवेलेबल हो पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो एज अ फूड सोर्स के रूप में काम करेगा। और ऑर्गेनिक जो होता है, कुछ प्लांट्स न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाते, वो अनअवेलेबल रहते हैं। तो जब मिनरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ होता है, क्योंकि मिनरलाइजेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर जो हमने सॉइल में डाला है उनका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड जब रिलीज़ होते हैं तो जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को अनअवेलेबल थे वो रिलीज़ हो जाते हैं और प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक। नाउ 6 इज़ द सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी सॉइल जो हमने रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि FYM, ग्रीन मैन्योर और जो भी डाला है, तो क्या होता है जब हमने सॉइल में इनको पुट किया तो उनमें अपघटन जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होगी? कोई तो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है ना सॉइल में जो उसको डिकम्पोज कर रहा है, तो ये होता है थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ अवेलेबल इन अ सॉइल। और इसके द्वारा क्या होता है, जब अपघटन होता है तो जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताया अनअवेलेबल है वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। सो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है जो कि माइक्रोब्स जो कि राइजोबियम होता है उनके द्वारा फिक्स होता है सॉइल में और प्लांट्स को अवेलेबल होता है, जैसे कि राइजोबियम। और नॉन सिम्बायोटिक केस में अगर देखा जाएगा तो एजोस्पिरिलम। ओके। नाउ 7th इज द सॉइल का जो रिएक्शन यानी pH, ठीक है, दैट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो सॉइल रिएक्शन इज़ द pH, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ऑफ द सॉइल। सॉइल pH अफेक्ट करता है क्रॉप ग्रोथ को, क्योंकि हर क्रॉप के लिए अलग अलग जो pH लेवल रहता है। कुछ क्रॉप एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं यानी बिलो द 7, एंड कुछ क्रॉप जो रहते हैं अबो द 7, ठीक है, 7 to 14 जो रेंज रहता है, और कुछ न्यूट्रल रेंजेस में भी। कुछ सॉइल जो रहते हैं वो 7 से कम यानी एसिडिक कंडीशन में, और कुछ जो है 7 से अधिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, और कुछ न्यूट्रल सॉइल्स में भी ग्रो करते हैं, दैट इज़ 7.0। तो यहाँ पर बेस्ट अगर देखा जाएगा तो न्यूट्रल सॉइल जो कोई pH 7.0 कंटेन करता है, बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप। 7.0 से 6.5 से 7.0 मेनली एग्ज़ाम में अगर आएगा तो लगा सकते हैं आप, ठीक। सॉइल में भी एसिडिक 7 लेस देन अगर 7.0 है और इज इक्वल टू 7.0 दैट इज़ न्यूट्रल, एंड सलाइन एंड एल्केलाइन इफ़ मोर देन 7.0। तो अगर लो pH है तो बहुत एसिडिक कंडीशन होगी, तो दैट इज़ इंजूरियस टू प्लांट ड्यू टू द हाई टॉक्सिसिटी ऑफ द आयरन एंड एल्यूमिनियम। एसिडिक सॉइल में ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंस रहते हैं। और लो pH ऑल्सो इंटरफेयर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गया पॉइंट एडिफिक फैक्टर का। नाउ बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं? beneficial and harmful effect that caused by the other biological organism on the crop plant में प्लांट में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, जो प्लांट में दो ऐसा देखा जाता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव नेचर और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। कॉम्पिटिटिव नेचर में क्या होता है, प्लांट एक दूसरे से फूड मटेरियल, वाटर, मिनरल्स सारी चीज़ों के लिए कंपटीशन करते हैं। एक सेकेंड जो वर्ड है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता, मे बी एक दूसरे के लिए पूरक रहते हैं। यानी एक दूसरे के मान लो पर्टिकुलर वन क्रॉप है वो किसी के ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहा है, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके, सेकेंड क्रॉप भी उसको कुछ ऐसा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिससे उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही, तो एक दूसरे को पूरक के रूप में ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी जो रहता है क्रॉप में प्रेजेंट रहता है फील्ड में जब उनको साथ में ग्रो किया जाता है। तो कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स दे ऑकर व्हेन देयर इज डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर एंड सनलाइट, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर इन अ शॉर्ट सप्लाई और व्हेन प्लांट्स आर क्लोजली स्पेस्ड। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट को रो और प्लांट का जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो बताया जाता है कि रो टू रो इतना, प्लांट टू प्लांट इतना मेंटेन करना, जिससे कि जो कंपटीशन है वो मत हो। आप बहुत शॉर्ट स्पेस पे लगा रहे हैं, बहुत ही चिपका के बहुत ही ज़्यादा
पास पास अगर प्लांट को स्पेस कर रहे हैं तो क्या होगा, उनके बीच आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि पास पास अगर हैं तो हमने जब वाटर अप्लाई किया तो दोनों प्लांट आपस में कॉम्पीट करेंगे वाटर लेने के लिए या न्यूट्रन लेने के लिए। तो अगर हमने दूर दूर लगाया तो इससे क्या होगा, जो ये कंपटीशन लेवल है इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये और डिफरेंट जो सीरियल क्रॉप रहते हैं और जो भी पल्सेस यानी लेग्यूमिनस क्रॉप रहते हैं, इनको साथ में ग्रो करने से क्या होता है, कंपटीशन कम होता है और म्यूचुअल जो बेनिफिट है, यानी एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देते हैं, जिससे कि दोनों का यील्ड जो है वो हायर होता है, क्योंकि यहाँ पर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो आता है। कंपटीशन जो है वीड एंड क्रॉप का, ठीक है, एज अ पैरासाइट जैसे कि स्ट्रिगा पैरासाइट वीड ऑन अ शुगर केन क्रॉप। तो वीड एंड क्रॉप प्लांट्स में भी, खरपतवार प्लांट्स में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो इसका एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्ट्रिगा जो है एक वीड है, जो कि एक पैरासाइट वीड है, जो कि शुगर केन क्रॉप में जो है कंपटीशन के फॉर्म में फील्ड में प्रेजेंट रहता है। नाउ सेकेंड इज़ द एनिमल। एनिमल में लाइक सॉइल, जो भी आपका फिना लाइक प्रोटोजोआ, नेमेटोड, स्नेल, इंसेक्ट्स, दे हेल्प इन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, जो कि हमने ऊपर देख चुका है ये सारी चीज़ें। और जो इंसेक्ट्स हैं और पेस्ट हैं, ये क्या करते हैं, नेमेटोड, ये हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं और जो कि हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर कंट्रोलिंग दोज हार्मफुल इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, वास्प, दे हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलन को क्रॉस पॉलिनेट करने में, एंड इंक्रीज करते हैं यील्ड को। द कंसिडरेटेड एज अ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। तो अगर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है तो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म भी हैं। एंड देन बोरोइंग अर्थवर्म। अर्थवर्म जैसे कि आपको पता है फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है उसको। तो अर्थवर्म जो है एरेशन बहुत अच्छा करता है, फैसिलिटेट करता है सॉइल में, एंड साथ ही ड्रेनेज ऑफ द सॉइल एज ingestion of the organic and mineral material by earthworm result in constant mixing of this material into the soil। क्योंकि वो जो खाते हैं वही इमिट करते हैं, तो वो जैसे उन्होंने खाया तो वो जो इमिट करते हैं वो सॉइल बहुत ही न्यूट्रिएंट फुल हो जाता है। लार्ज एनिमल कॉज डैमेज टू क्रॉप प्लांट बाय लाइक ग्रेजिंग। जैसे कि आपका गाय है और बकरी हैं, ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जिससे कि ज़्यादा लॉस होता है। नाउ फिजियोग्राफिक फैक्टर में क्या होता है, टोपोग्राफी जो है लाइक अर्थ का वो डिफरेंट होता है। मे बी कोई बहुत स्लोपी एरिया है, उबड़ खाबड़ है या बराबर है, इस तरह का टोपोग्राफी जो रहता है वो सरफेस का होता है अर्थ में। तो इज नोन एज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफिक फैक्टर जो है क्रॉप ग्रोथ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हम। जैसे कि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो डिक्रीज़ होता है, यानी जो एल्टीट्यूड का बढ़ना टेम्परेचर को कम करता है। एंड क्या होता है, इससे क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है वो इंक्रीज़ होता है एंड विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे कि हिल ऑन प्लेन्स रीजन जो है। इसके अलावा स्टिफनेस ऑफ द स्लोप, इट रिजल्ट इन रन ऑफ द रेन वाटर एंड लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल। जब आपका टॉप सॉइल रहता है वहाँ पर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो जब बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है तो रन ऑफ के थ्रू जब ये टॉप सॉइल जो कि रिच है न्यूट्रिएंट्स में वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है और उनका लॉस होता है। तो दिस इज़ द स्टिफनेस ऑफ द स्लोप। एक्सपोजर टू द लाइट एंड विंड, माउंटेन स्लोप एक्सपोज टू अ लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स, दे में रिजल्ट इन पुअर क्रॉप यील्ड। यानी कोस्टल एरिया एंड इंटीरियर जो पॉकेट्स एरिया है, यहाँ पर जो लाइट का एक्सपोजर एंड विंड का एक्सपोजर होता है, जो कि हमारे क्रॉप के लिए, क्रॉप यील्ड के लिए बहुत ही मतलब वर्स्ट कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर पुअर क्रॉप यील्ड होता है। नाउ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर लास्ट पॉइंट है, सोसाइटी इंक्लिनेशन टू फार्मिंग एंड मेंबर अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन। इसके अलावा एप्रोप्राइट चॉइस ऑफ द क्रॉप बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई द फूड एंड फॉर्डर रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म हाउस होल्ड। ये भी ज़रूरी है कि हम चॉइस ऑफ क्रॉप सही करें। हमको पता है हमारा ड्राईलैंड एरिया, अगर हम वहाँ पर बहुत अधिक वाटर रिक्वायरमेंट की क्रॉप लगाएंगे तो हमको नुकसान होना है। और हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉप जो भी
हमारा क्रॉप हम लगा रहे हैं तो हमें एज अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी एक का जो इनपुट है एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रिसाइकल होती रहे चीज़ें। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि सही रूप से हम क्रॉप का चॉइस करें। और इसके अलावा हम ऐसे आजकल बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी, ब्रीडिंग वैरायटीज़ निकल गए हैं जो रेजिस्टेंट हैं मैनी अदर डिसीज इन इंसेक्ट पेस्ट के लिए, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे डिसीज रेजिस्टेंट बढ़ेगा तो क्रॉप यील्ड बढ़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर दे ग्रेटली डिसाइड द इनपुट एंड रिसोर्सेज मोबिलाइजिंग एबिलिटी। जैसे कि हमको पता है फार्मर्स मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं, तो इनके बेसिस पे उनका इनपुट सेलेक्शन और अदर जो भी रिसोर्सेज का यूजेस है वो डिपेंड करता है। स्मॉल फार्मर है तो वो ज़्यादा महंगे इनपुट्स नहीं मतलब अफोर्ड कर पाएगा और ज़्यादा मशीनरीज नहीं अफोर्ड कर पाएगा, और ऐसे ऐसे सोन दैट जो भी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर है उनके केसेस में चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका सोशल एंड जो भी फिज़िकल इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ये टॉपिक मैंने बता दिया। इसका एमसीक्यूज़ जो होगा मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक के सिलेबस का मैं वो करा देती हूँ आपको। सो आज की वीडियो में इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो फ्रेंड।